Hi students, so today we'll be talking about MOA and AOA of the company, which are very, very important documents in a company, and they are publicly available documents. That means it can be viewed by anyone. And ये हमने already doctrine वाले video में भी देखा था कि every outsider is presumed to have knowledge of MOA and AOA of the company. So let's talk about it in detail. सो एमओए क्या होता है? सो बेसिकली एमओए आपको बताता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके ऑपरेशंस का स्कोप क्या है, तो उसकी एक्टिविटीज क्या है। तो जो कंपनी जो भी करती है वो एमओए के दायरे में रह के ही करती है। अगर वो एमओए के दायरे के बाहर गई है तो फिर वो अल्ट्रावायस हो जाता है एंड इट कैन नॉट बी रैटिफाइड। ओके, एंड इट इज बेसिकली लाइक अ चार्टर ऑफ द कंपनी. It has to be printed. You cannot just have a e-copy or soft copy of it. हार्ड कॉपी होना जरूरी है. प्रिंटेड होता है, नंबर्ड होता है, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है. नेम का अलग पैरा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज का अलग होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का अलग होता है. ऐसे हर ये अलग अलग पैराग्राफ्स में होता है. ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग पैराग्राफ्स में होते हैं. एंड इट इज साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी. नहीं, कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 1 में मॉडल फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हैं. डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप योर कंपनी इज, you have to adopt one or the other form. So table A is for companies limited by shares, table B and C is for companies limited by guarantee. अगर आपके पास लिमिटेड बाय, आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट इट डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, तो टेबल बी अडॉप्ट होगा. अगर इट हैज शेयर कैपिटल तो टेबल सी अडॉप्ट होगा. D and E are for unlimited companies. Again, not having share capital, having share capital. So whatever the type of your company is, उस accordance आपको एक table adopt करना. Now, what are the contents of MOA? This is the most important part, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि MOA में basically क्या क्या होता है. So MOA में फर्स्ट जो होता है वो होता है नाम. कंपनी का नाम क्या है, किस नाम से वो फॉर्म हुई है. तो इसलिए जब नाम चेंज होता है तो एमओए भी ऑल्टर होता है, क्योंकि नेम क्लॉज चेंज हो जाएगा वहां पे. एंड उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि नेम में प्राइवेट लिमिटेड है, उससे समझ जाएगा. सेकेंड जो क्लॉज होता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज होता है. तो रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज में सिर्फ स्टेट मेंशन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, एंड ना कि पूरा का पूरा एड्रेस. ओके, then comes the object clause, which is the whole and soul of the MOA. जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज यू कैन से एमओए का यही है, बिकॉज उसी में सब कुछ पता चलेगा आपको कि कंपनी क्या करने वाली है, क्या पर्पस से फॉर्म हुई है, उसके क्या क्या पावर्स है, वो सब आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में मिलेंगे. पहले ऐसा होता था कि मेन ऑब्जेक्ट होता था एंड अदर ऑब्जेक्ट्स होते थे. अब अदर ऑब्जेक्ट्स का हटा दिया है, क्योंकि कंपनीज क्या करती थी, जितने लाइंस ऑफ बिजनेस थे वो सब अदर ऑब्जेक्ट्स में डाल देती थी और मेन में अपना खुद का डालती थी. तो अभी अदर ऑब्जेक्ट्स हट गया, तो अभी आपके पास एक मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है. एंड ज्यादा से ज्यादा दे अलाउ इज के एंसिलरी ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स जो आपको हेल्प करेंगे टू अचीव द मेन ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो होता है. देन कम्स लाइबिलिटी. तो इज इट लिमिटेड बाय शेयर्स, इज इट अनलिमिटेड, इज इट लिमिटेड बाय गारंटी, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा. देन अगर आपकी ओपीसी है तो जो मेंबर है उसकी डेथ पे कौन मेंबर बनने वाला है वो भी एमओए में लिखा होता है. देन कम्स द कैपिटल क्लॉज. तो कैपिटल क्लॉज में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होता है कंपनी का, सिर्फ ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है. एंड देन द सब्सक्राइबर शीट. तो सब्सक्राइबर क्लॉज में बेसिकली एक सब्सक्राइबर शीट ऐड होती है कि वहां पे हर एक सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर एज इन जो भी एमओए साइन कर रहा है, तो उसका नाम, उसका एड्रेस एंड उसने कितने शेयर सब्सक्राइब किए वो, और उसका सिग्नेचर होता है. सो दैट इज द सब्सक्राइबर शीट. Okay, so first comes the name clause. Name of the company cannot be identical with or resemble to the existing company. ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. ना वो रिजेंबल कर सकता है ना वो सेम हो सकता है टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी. फिर वो कोई भी एक्ट में कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द आइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड वो ऐसा, आपका जो नाम है वो ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है. ठीक है. सो दीज आर द फोर थिंग्स. एंड लास्ट फिफ्थ वाला इज वर्ड और एक्सप्रेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स. तो रूल 8 अगर आप देखोगे इनकॉर्पोरेशन रूल्स का, तो वो एग्जाम्पल्स के साथ बताता है कि क्या क्या अलाउड नहीं है. जैसे कैपिटलाइजिंग, जस्ट कैपिटलाइजिंग द लेटर, फोनेटिक वर्ड्स,
सिमिलर वर्ड्स, तो वो सब बताता है विथ एग्जाम्पल्स। ओके, फिर उसके बाद अगर आपको नाम के लिए अप्लाई करना है तो कौन से फॉर्म्स होंगे? अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो स्पाइस प्लस में जाता है, तो INC 32 है। और अगर आप नाम चेंज कर रहे हो तो रन है। अगर इनकॉर्पोरेशन है तो नाम रिजर्व होता है 20 दिन के लिए। इनकॉर्पोरेशन नहीं है, चेंज है, तो 60 डेज। नाम अगर आप अप्लाई करते हो बाय फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो आपका नाम कैंसिल हो जाएगा और पेनल्टी लग सकती है विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। हावेवर अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो फिर तीन ऑप्शंस है। एक तो आपको नोटिस आ जाएगा कि आप नाम 3 महीने में चेंज कर दो, या तो फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी कंपनी, या फिर पेटिशन फॉर वाइंडिंग। देन कम्स द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि सिर्फ स्टेट मेंशन होता है, इसलिए जब आपका आरओ चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए आता है, क्योंकि लोकल लिमिट्स में ही चेंज हो रहा है, तो फिर वो एमओए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वो क्लॉज वैसा का वैसा ही रहने वाला है। जो भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पिक किया है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 डेज आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है इन फॉर्म INC 22। ठीक है। और ऑफिस के बाहर एट ऑल टाइम्स एक बोर्ड होना चाहिए विच हैज द नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कंपनी की सील है तो सील पे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे कंपनी का नाम होना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, समझो वो बिजनेस लेटर्स हो गए, लेटर हेड्स हो गए, बिल हेड्स हो गए, कुछ भी हो गया, नोटिस हो गए, तो उसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसमें टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो ईमेल एड्रेस, एंड वेबसाइट का एड्रेस अगर है तो ये चारों चीजें होनी चाहिए। अगर वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट पे नाम, एड्रेस, सिन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, ये तीनों कॉन्टैक्ट वाले डिटेल्स, एंड नेम ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर आपने नेम चेंज किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years तो फॉर्मर नेम एंड न्यू नेम दोनों मेंशन करना। ऑब्जेक्ट क्लॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। पर्पस आ गया, एक्टिविटीज आ गई, पावर्स आ गए, ये सब आ गया। अगर अल्ट्रा वायर्स द ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी कुछ भी करती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कुछ भी करती है, तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। लाइबिलिटी क्लॉज, तो अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उसकी लाइबिलिटी ऑफ कोर्स अनलिमिटेड होगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे सिर्फ उतने से रिस्ट्रिक्टेड होती है लाइबिलिटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी अमाउंट अग्री किया हुआ है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, सो सिर्फ उतने तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है। कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज बोल दो या नॉमिनल बोल दो या रजिस्टर्ड बोल दो, वो वाला कैपिटल होता है। नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंशन होता है कि सो एंड सो टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। इक्विटी प्रेफरेंस अगर आपके दो अलग अलग शेयर कैपिटल है, अगर आपके दो अलग अलग शेयर्स है तो आपको वो डिवीजन भी बताना पड़ेगा। तो सो एंड सो इक्विटी शेयर्स या सो एंड सो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज सो एंड सो ईच, तो एक एक शेयर का नॉमिनल अमाउंट भी मेंशन होता है कैपिटल क्लॉज में। देन कम्स द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो कौन कौन साइन कर रहा है एमओए? हर सब्सक्राइबर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स वो सब्सक्राइब कर रहा है वो मेंशन करना होता है, एज आई सेड उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ही सब्सक्राइबिंग टू, एंड सिग्नेचर होता है ऑन द सब्सक्राइबर शीट, एंड विटनेस का सिग्नेचर होता है। एंड ईच सब्सक्राइबर मस्ट सब्सक्राइब टू एटलीस्ट वन शेयर। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट एमओए। नाउ कमिंग टू एओए। सो एमओए बेसिकली बताता है कि कंपनी क्यों फॉर्म हुई थी, तो एओए बताता है कि कंपनी कैसे चलेगी। अभी फॉर्म तो हो गई है तो चलेगी कैसे। तो उसमें जो भी रेगुलेशंस हो गए, रूल्स हो गए, बायलॉज हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, वो सब एओए के अंदर मिलेगा आपको। इट इज बेसिकली लाइक अ यूजर मैनुअल कि कंपनी को चलाना कैसे है। ठीक है। इट इज सबऑर्डिनेट टू एमओए। तो अगेन इसकी भी हार्ड कॉपी होना जरूरी है। इट हैज टू बी प्रिंटेड, इट हैज टू बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ, इट हैज टू बी नंबर्ड consecutively, sorry, stamped adequately, signed by each subscriber, duly witnessed and filed along with MO। इसके भी मॉडल फॉर्म्स है, टेबल F, G, H, I and J। F is for limited by shares, G and H for guarantee, and I and J for unlimited companies, डिपेंडिंग कि आपके पास शेयर कैपिटल है कि नहीं है उस अकॉर्डिंग्स। Now registration of articles. So as per section 7 subsection 1,
MOA and AOA to be registered with ROC at the time of incorporation. Incorporation के टाइम पे ही आपको रजिस्टर कर देना है, और जो भी ऑल्ट्रेशन होता है वो भी आपको इन्फॉर्म करना होता है ROC को. सो INC 33 में EMOA है एंड INC 34 में AOA है. सो अभी V3 आ गया है, तो अभी कैसे होता है ना, अगर आप ऑल्टर भी करते हो तो आपको सीधा MOA में, उधर EMOA में जाके टाइप करने देता है वो. और अगर AOA है तो आपको वो टिक करना होता है कि कौन से क्लॉज आपको रखने हैं, एक्सक्लूड करना है तो कौन सा क्रॉस करना है, तो वो उस हिसाब से. अभी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बेसिकली आर दोज प्रोविजंस जो स्पेशल रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसा जो एक्ट प्रिस्क्राइब करता है उससे भी स्ट्रिंजेंट अगर कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन आप डालते हो अपने एओए में, तो उसको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में वो आ जाता है. इट इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. समझो इफ अ सिंगल फैमिली के 3 लोग हैं और एक सिर्फ फ्रेंड है, फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो ये 3 अगर एक हो गए तो वो सब पूरा का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा, इन लोग कुछ भी कर सकते हैं. तो वो एक इंसान को बचाने के लिए कुछ एक जो चीजें होती है, कुछ एक जो कंडीशंस होती है, एक्टिविटीज होती है, वो ऐसी डालते हैं कि इसमें यूनानिमस अप्रूवल लगेगा. इसमें सिर्फ 75% या मेजोरिटी पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसमें मोर देन 75% लगेगा, चाहे वो 80 हो, 90 हो, 100 हो के कुछ भी. सो दैट इज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. या तो फॉर्मेशन के टाइम पे ही हो जाता है या फिर आप अमेंडमेंट करके भी डाल सकते हो. इट्स जस्ट दैट आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. तो अगर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है तो INC 34 जो EAOA है उसमें आप इन्फॉर्म करते हो. अगर अमेंडमेंट होता है तो MGT 14 के थ्रू आप इन्फॉर्म करते हो. What is the distinction between MOA and AOA? So MOA is basically the charter of the company and defines the fundamental conditions and objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कंपनी का. AOA on the other hand rules and regulations बताता है जो internal management को govern करने को काम आता है. MOA is altered in accordance to the act and sometimes central government approval is required. AOA special resolution से alter हो जाता है and generally कोई approval नहीं लगता है. MOA cannot have any clause which is contrary to the act, and AOA is subsidiary to MOA and the act both. ठीक है, वो दोनों के नीचे आता है, तो उसमें उसको MOA से भी कंप्लाई करना होता है. MOA defines the relation between the company and outsiders because वो बेसिकली कंपनी क्या एक्टिविटी करने वाली है वो बताता है, राइट. तो एक्टिविटी वो आउटसाइडर्स के साथ होती है, तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बताता है, वो क्या पावर्स है वो बताता है. एओए जो है वो कंपनी के इंटरनल काम करता है कि इंटरनल क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं, क्या रेगुलेशंस होने वाले हैं, क्या रूल्स होने वाले हैं. तो उस वजह से वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है रिलेशंस बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड मेंबर्स इंटर से. अगर अल्ट्रावाइज द एमओए है तो इट कैन नॉट बी रैटिफाइड, अल्ट्रावाइज द एओए कैन बी रैटिफाइड. MOA and AOA bind the members to the company. ठीक है, कोई भी member cannot go against the company, वो members को bind करता है to the company. And it can have specific duties of the members. आप AOA में mention कर सकते हो, तो वो members को bind करता है. फिर it also binds company to the members. जैसे dividend payout के बारे में लिखा होता है AOA में कि क्या परसेंटेज होगा, या यू के नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 मेंबर्स. तो अगर कोई भी मेंबर को लगता है कि जो कंपनी है वो फॉलो नहीं कर रही है एओए को, तो दे कैन सू द कंपनी. मेंबर वन मेंबर इज बाउंड टू अनदर मेंबर. ठीक है, बट हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट सू ईच अदर. अगर इसने मतलब मेंबर ए ने मेंबर बी के साथ कुछ गलत किया है तो कंपनी कैन सू मेंबर, but member B cannot sue member A. Okay, and company is not bound to the outsiders. Just because AOA में कुछ लिखा है that does not mean कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है. एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बिटवीन द आउटसाइडर एंड द कंपनी. MOA AOA हैज नथिंग टू डू विद दैट, सो वो बाइंड नहीं करता है एक दूसरे को. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट पास्ट ईयर क्वेश्चंस. सो दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि बेसिकली रूपम लेदर्स लिमिटेड ने अपना नाम चेंज किया था टू रक्षक लेदर्स लिमिटेड. एंड नाम चेंज से पहले एक प्रोसीडिंग चल रही थी. मतलब वो अभी भी चल ही रही है, नेम चेंज के बाद भी वो चल रही थी, बट चालू वो हो गई थी नेम चेंज से पहले. तो सप्लायर का कंटेंशन ये है कि अभी नेम चेंज हो गया है तो अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, क्योंकि कंपनी को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया है.
तो इसीलिए ये जो केस है उसको डिसमिस कर दो। सो इज दिस कंटेंशन राइट, वो हमको एडवाइस करना है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट? नो, बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज कंपनी ने कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी ने इशू किया है, या जस्ट क्योंकि कंपनी ने नाम चेंज किया है, इसका इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। नाम चेंज हो नहीं हो, लीगल प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्क नहीं आने वाला है नेम चेंज की वजह से, ना कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंपनी के चेंज होने वाले हैं। इट इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम, इट्स जस्ट दैट कि अभी प्रोसीडिंग्स, अभी नेम चेंज के बाद प्रोसीडिंग्स में न्यू नेम ऐड हो जाएगा, बट इट डज नॉट मीन कि आपकी प्रोसीडिंग्स ही डिसमिस हो जाएगी जस्ट क्योंकि अभी कंपनी का नाम ही चेंज हो गया। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट द आंसर? पहले हम बताएंगे कि इफेक्ट क्या होता है ऑफ चेंज इन नेम क्लॉज। तो it shall not affect any rights or obligations of the company or render defective any legal proceedings by or against it। ठीक है, सो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू रहेगी, ये लिखना है। फिर उसके बाद दो केस लॉज है, मल्हाती टी सिंडिकेट लिमिटेड एंड पायोनियर प्रोटेक्टिव ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों केस लॉज भी यही बताता है कि नेम चेंज की वजह से लीगल प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये दोनों केस लॉ स्टेट करेंगे एंड फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे कि कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स द कंटेंशन ऑफ सप्लायर दैट द कंपनी सीज टू बी एग्जिस्टेंट आफ्टर change of name is not correct, hence the application filed by him for dismissal of the case shall not be tenable, however the case will continue with its new name। जून 2025 में क्वेश्चन है, कैन अ कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ रिमझिम टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिन। सो बेसिकली उसको ये जानना है कि नेम जो है रिमझिम टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप ले सकते हो कि नहीं। सो बेसिकली इस आंसर में वी हैव टू राइट के नेम्स क्या क्या नहीं ले सकते हो आप। So वो undesirable नहीं होना चाहिए by central government. It should not constitute an offense under the act. It should not be identical with or resemble too nearly to the existing company. It should not show any kind of connection with the central government. तो ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। एंड क्योंकि टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टूरिज्म कॉर्पोरेशन वर्ड यूज हुआ है, तो दिस वर्ड इज अनडिजायरेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको नाम मिल सकता है, ऐसा नहीं नहीं मिल सकता है, पर प्रायर अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमको यही आंसर करना है। कैसे आंसर करेंगे? पहले ये सब हमने लिख दिया, आइडेंटिकल, रिजेंबल, कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, अनडिजायरेबल, ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन, ऐसा इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए, एंड सच वर्ड्स और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये रूल 8 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। सो ये सब लिखने के बाद फिर वी आर गोइंग टू कंक्लूड के tourism corporation has to be used only with the approval of prior approval of central government। ठीक है, so this is the answer। now coming to the last question जो जून 2026 में ही पूछा गया है कि basically board of directors of Shagun Limited has for a considerable period observed that Sampath, a member of the company, has been indulging in activities detrimental to the interest and reputation of the company। AOA of the company authorizes the board of directors to expel a member whose conduct is detrimental to the company existence. In exercise of such powers and claiming to act in bona fide interests of the company, the board of directors at its meeting held in March 2025 passed a resolution with consent of all directors attending the meeting to expel Sampath from membership of the company। Examine the validity of board's resolution under the provisions of Companies Act 2013। So basically यहाँ पे points to be noted are कि जो member है he has been indulged in activities जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, AOA अथॉरिटी देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू एक्सपेल द मेंबर्स। एंड तीसरा, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक है, तो अभी ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो फेवर में जा रहे हैं कि बोर्ड ने जो भी किया है वो सही किया है। बट हावेवर जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो नहीं, वो गलत है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स स्टिल यू कैन नॉट एक्सपेल अ मेंबर, क्योंकि एज पर सेक्शन 6 AOA MOA में कुछ भी लिखने दो, अगर कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्ररी जाता है वो, तो कंपनीज एक्ट प्रिवेल होता है एंड वो जो क्लॉज है वो वॉइड हो जाता है। सो उसके अंडर एंड एज पर सर्कुलर 32 ऑफ 1975 इट इज क्लियरली स्टेटेड
कि board of directors to expel a member is inconsistent with the fundamental principles of company jurisprudence and is ultra vires the company. So भले ही ये तीनों भी पॉइंट्स फेवर में जा रहे थे, जो एक्टिविटी की है कंपनी ने या बोर्ड ने वो बोनाफाइड थी, बट तो भी वो पावर को वैलिडेट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो पहले हम सेक्शन 6 लिखेंगे, फिर हम सर्कुलर का रेफरेंस देंगे, फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन में ये तीनों पॉइंट्स आएंगे कि ये तीनों के होते हाथर भी बोनाफाइड होने के बावजूद वो वैलिडेट नहीं करता है टू सच पावर, एंड हेंस कंक्लूजन संपत इज स्टिल अ मेंबर ऑफ द कंपनी। Okay, so that is how the flow of answer should be. Now, coming to the last part of the video, that is key takeaways. So, हमने इस वीडियो में क्या क्या बात की? First, we spoke about what is MOA. So, it is basically charter of the company, जो scope of activity, scope of work बताता है कंपनी का, objects बताता है, purpose बताता है कंपनी का. That is MOA. Then we spoke about the model forms, जो schedule 1 में है, table A, B, C, D and E. Depending on what type of company, you have to adopt one. A was for limited by shares, B and C limited by guarantee, and D and E were unlimited company के लिए. फिर हमने बात की contents of MOA. So name clause, registered office, फिर object clause, फिर उसके बाद liability clause, capital clause, subscription clause, and obviously OPC है तो nominee. फिर उसके बाद हमने बात किया कि व्हाट इज एओए. सो एओए सजेस्ट द रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, एंड इट इज बेसिकली द यूजर मैनुअल ऑफ द कंपनी. सो वो एओए था. एओए के मॉडल फॉर्म्स थे FGHIJ. तो F was for limited by shares, G and H for limited by guarantee, and I and J for unlimited companies. Registration of AOA इज मैंडेटरी, एंड सिर्फ एओए नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए भी जरूरी होता है. NC 33 34 फॉर्म्स है उसके लिए, तो वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन. फिर उसके बाद हमने देखा एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. तो एनी प्रोविजन विच लेज डाउन दैट एनी कंडीशन या फिर any activity that is any condition that is more restrictive, that is more stringent than that prescribed under the act or the special resolution, तो वो entrenchment provisions में आ जाता है. It is for the protection of minority shareholders. फिर हमने MOA and AOA के बीच का डिफरेंस देखा. फिर हमने देखा कि AOA and MOA binds member to the company, company to the member, member to member, but it does not binds company to the outsiders. And last में we discussed the previous year questions. In case if you have any doubt, you can reach out to me in the comment section below, or you can DM me on Instagram, and I'll be happy to help. In the next video, we are going to talk about alteration of MOA and AOA. So yes, see you in the next one.